भाषा से संबंधित यदि हम प्रावधान देखें तो कौन कौन से देखो। संविधान के अनुच्छेद 120, 210 और 343 से लेकर के 351 तक, 351 तक, 343 से लेकर के 351 तक अनुच्छेद जो संविधान के कौन से भाग में है? भाग 17। किसमें है? भाग 17 में है। देखिए 120 और 210 का जो संबंध है वो संसद और राज्य विधानमंडलों की भाषा के संदर्भ में है। किसके संदर्भ में है? 120 का संबंध तो ये है कि राज्य में संसद में जो दोनों सदन हैं, कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा, उसमें हिंदी या अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकेगा 15 वर्षों के बाद, या शब्द का विलोपन किया जा सकेगा उपबंध बना करके। क्योंकि संविधान जब लागू हुआ था ना, तब अंग्रेजी का भी प्रयोग जो है संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक जो है उसी प्रकार से चलता रहे, इस प्रकार का प्रावधान किया गया था। और संसदीय समिति और राजभाषा आयोग, इनके गठन की योजना भी बनाई गई थी। लेकिन राजभाषा आयोग का गठन जब हुआ 1955 में हुआ, और उसके बाद में राजभाषा आयोग का गठन एक आध बार हुआ, फिर हुआ ही नहीं कभी। और कहा क्या गया था कि प्रत्येक 5 वर्ष पर राजभाषा आयोग का गठन किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और यह भी कहा गया था कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष पश्चात जो है या अंग्रेजी का प्रयोग जो है अधिनियमित करके या कानून बना करके और हटा दिया जाएगा, और केवल हिंदी को ही राजभाषा के पद पर आसीन किया जाएगा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। राष्ट्रभाषा का दर्जा किसको दिया गया? आज तक राष्ट्रभाषा का दर्जा संविधान में नहीं दिया गया है। राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। वो भाषा स्वयं ही राष्ट्रभाषा के पद पर अभिषिक्त हो जाती है, जो भाषा देश का सांस्कृतिक रूप से और एक बृहत भूभाग का नेतृत्व करती हो। सांस्कृतिक, सामाजिक, सामाजिक संस्कृति का जो प्रतिनिधित्व करने वाली जो भाषा है, वही क्या कहला सकती है? राष्ट्रभाषा कहला सकती है। इस अर्थ में हम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखते हैं। स्वयंभू पद दे दिया गया है इनको। लेकिन राजभाषा कौन सी है भारत की? बताओ कौन सी है? राजभाषा कौन सी है भारत की? अंग्रेजी नहीं क्या? हिंदी के साथ अंग्रेजी, हिंदी के साथ अंग्रेजी। देखिए जब ये कहा गया कि 15 वर्ष पश्चात जो है, 15 वर्ष पश्चात जो है, या जो अंग्रेजी वाला जो ये जो सिस्टम चला रहा है इसको समाप्त कर दिया जाएगा और कानून बना दिया जाएगा। ये प्रारंभ इसलिए किया गया था कि जब तक कर्मचारी जो है हिंदी का सर्वसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक अंग्रेजी में उन कार्यों के लिए उसका प्रयोग होता रहेगा जिन कार्यों के लिए पहले होता आया है। ये अंग्रेजी भाषा का प्रयोग उन कार्यों के लिए होता रहेगा जिन कार्यों के लिए उसका प्रयोग पहले होता आया है, ये तय किया गया था। लेकिन 15 वर्ष के पश्चात जो है सरकार कानून बनाएगी, और कानून केंद्र कानून बनाएगा, और कानून बना करके, क्योंकि राजभाषा पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्यों को नहीं है। किसको है? केंद्र को है, केवल केंद्र को है। तो केंद्र कानून बनाएगा और उसके द्वारा या अंग्रेजी जैसा शब्द जो है वो प्रयोग में नहीं लाया जाएगा, उसको उपबंधित किया जाएगा। ये संविधान में उल्लेख किया गया था। लेकिन जैसे ही ये 15 वर्ष की अवधि नजदीक आने लगी, वैसे ही जो हिंदी भाषी जो राज्य हैं, यानी कि जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, वो सिर उठाने लग गए। और तब जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का आश्वासन मिला कि जब तक एक भी राज्य जो है असहमत रहता है, तब तक जो है अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा, और आज तक होता रहा है और आगे भी ऐसे ही होता रहेगा। उम्मीद यही है। इंदिरा गांधी जी आई, उन्होंने भी अपने पिता के ही वचनों का अक्षरश पालन किया, है ना।
उन्होंने भी नहीं सुधारा। बाद की कई सरकारें आई, दूसरी पार्टियों की सरकारें आई, लेकिन उन्होंने भी मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने का प्रयास नहीं किया। हिंदी अपनी स्वाभाविक गति से बढ़ रही है, लेकिन विडंबना है कि हिंदी को आज भी हिंदी पढ़े लिखे व्यक्ति को बड़े दयनीय दृष्टि से देखा जाता है और कहा जाता है कि हिंदी एक गरीब विषय है और लड़कियां ही ज्यादा लेती है हिंदी। एमए किसमें नहीं हो रही, कि बाकी में तो नहीं हो रही, हिंदी में कर लेते हैं। जब हिंदी में कर तो लेते हैं, विषय भर भी देते हैं, लेकिन जब 2-3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एक तो भाषा विज्ञान वाला और एक काव्य शास्त्र वाला, जब आकर के उतरता है तब सोचते हैं, माथा पकड़ के बैठ जाते हैं कि इससे अच्छा तो हिस्ट्री था, वो ले लेते तो ठीक था, और नहीं तो कहानियां ही पढ़ लेते उसमें, है ना। लेकिन ये तो हर जगह है, सिद्धांत तो हर जगह है ना। वहां आपको दूसरे मिलेंगे, मैक्स वेबर है, दुर्खिम है, फिर वो आ जाएंगे वहां पर। ये तो पढ़ने पड़ेंगे आपको हर जगह, है ना। अरस्तु प्लेटो, ये तो हर जगह पढ़ने पड़ेंगे आपको। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजभाषा। राजभाषा एक ऐसा मुद्दा था, एक ऐसा विषय था संविधान निर्मात्री सभा के सामने जिस पर सर्वाधिक बहस हुई, जिस पर सर्वाधिक बहस हुई। और हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू 3 भाषाएं थी जिनमें विवाद था। अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या कम थी, इसलिए उसका दावा मजबूत नहीं हो सका। 2 भाषाएं रह गई जिनमें विवाद था, कौन सा, हिंदी और उर्दू। उनमें जब मत पड़े, वोटिंग हुई तो एक मत से हिंदी जीत गई। कितने मत से? एक मत से हिंदी विजयी हुई, और उसके बाद में हिंदी को की राजभाषा घोषित किया जाएगा। लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि अंग्रेजी साथ में बनी रहे, तो उसको साथ में अटैच कर दिया, जोड़ दिया, हिंदी के साथ में अंग्रेजी। और अंग्रेजी आज भी उसी रूप में जारी है। भाषा की ऐसी दुर्गति जो है सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में है और कहीं नहीं है। आप देखो भाई, आप यदि जाओगे ब्रिटेन जाओगे, तो आपको वहां की इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। आप दूसरे देशों में जाओगे, आप जाओगे तो वहां पर जैसे आपको डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है ना। या आपने देखा अभी थोड़े दिनों पहले चीन और उसका, रूस और उसका, किसका, यूक्रेन, उक्रेन भी बोलते हैं, यूक्रेन, उसका युद्ध छिड़ गया। तो वहां से हमारे जो भारत के जो लोग गए हुए थे वापस लौट रहे थे, तो सुना कि डॉक्टरी की पढ़ाई करने गए थे वहां पर, है ना। तो ये भी सुनने में आया कि वहां पर जाने के बाद में 1 साल तो आपको वहां की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। यूक्रेन में यूक्रेन की लैंग्वेज है, चीन में चीन की लैंग्वेज है ना। लेकिन भारत में ये स्वतंत्रता है कि आपको हिंदी आती हो या नहीं आती हो, लेकिन आपको अंग्रेजी जरूर आनी चाहिए। तो मातृभाषा, राष्ट्रभाषा की ऐसी दुर्गति केवल भारत में है, क्योंकि अभी भी हमारे सिर से जो है ना, हमारे सिर से स्वतंत्रता का जो भाव है वो उतरा नहीं है, वो दिमाग में बसी हुई है हमारे, है ना। है, हाँ, ज्यादा ही है। हम ये मान लेते हैं कि अंग्रेजी बोलने वाला हर व्यक्ति विद्वान है, इसका मतलब इंग्लैंड में तो कोई मूर्ख है ही नहीं। तो राजभाषा लिखिए। राजभाषा से तात्पर्य क्या है? राजभाषा से तात्पर्य है कि शासन जिस भाषा में कामकाज करता है उस भाषा को क्या कहा जाता है? राजभाषा कहा जाता है। सामान्य सी परिभाषा है कि राज्य या शासन जिस भाषा में अपना राज कार्य करता है या कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। राजभाषा के संदर्भ में 3 प्रावधान हैं, और उन 3 प्रावधानों के आधार पर जो है राज्यों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन सी? कै श्रेणी के राज्य, ख श्रेणी के राज्य और ग श्रेणी के राज्य। ग श्रेणी के राज्य, कै श्रेणी के राज्य वो हैं जिनकी राजभाषा हिंदी है, और हिंदी राजभाषा वाले राज्यों की गणना यदि हम करें तो वो सर्वाधिक है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत आ जाता है हरियाणा, आ जाता है हिमाचल, इसमें आ जाता है राजस्थान, इसमें आ जाता है उत्तराखंड, इसमें आ जाता है बिहार, इसमें आ जाता है उत्तर प्रदेश, इसमें आ जाता है मध्य प्रदेश, इसमें आ जाता है
उत्तरांचल इसमें वो भी एरिया आ जाता है, दिल्ली का एरिया इसमें आ जाता है। तो ये सारा जो क्षेत्र है ये किसमें पत्र व्यवहार करता है, केंद्र सरकार के साथ, संघ के साथ पत्र व्यवहार किसमें करता है, हिंदी भाषा में, उनके प्रत्युत्तर भी हिंदी भाषा में। लेकिन क्योंकि क्योंकि अंग्रेजी भी साथ में बनी हुई है तो अंग्रेजी सह अनुवाद के रूप में उसका अनुवाद आता है। दूसरे ऐसे राज्य हैं जिनकी राजभाषा जो है वो अंग्रेजी है। कौन सी है, 3 श्रेणी के राज्य हैं। दूसरी जिनकी राजभाषा क्या है, अंग्रेजी है, वो अंग्रेजी में पत्र व्यवहार करते हैं। किसमें करते हैं, अंग्रेजी में। तीसरे वो राज्य हैं जो अपनी क्षेत्रीय भाषा को राजभाषा बना रखा है। जैसे हम पंजाब देखें, पंजाबी राजभाषा है। कौन सी है, पंजाबी है। उसी प्रकार से यदि हम देखें गुजरात देखें तो वहां पर गुजराती राजभाषा है। कौन सी है, गुजराती राजभाषा है। यानी कि जिन्होंने अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दे रखा है। तो 3 श्रेणी के राज्य, एक तो क्षेत्रीय भाषाओं वाले, और एक अंग्रेजी भाषा वाले, और एक हिंदी भाषा वाले। इनके संदर्भ में भी प्रावधान देखेंगे। अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक राजभाषा के संदर्भ में प्रावधान देखने को मिलते हैं। और 120 और 210 जो है वो क्रमशः संसद और राज्य विधान मंडलों की भाषा के संदर्भ में है। 120 का संबंध संसद में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा से है, और 210 का जो संबंध है वो राज्य विधान मंडलों में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा से है। किंतु हाँ, ये स्वतंत्रता है कि यदि कोई सदस्य ये मांग करे कि मैं अपनी क्षेत्रीय भाषा में ही वक्तव्य दूंगा, तो उसके लिए उसको लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के सभापति से परमिशन लेनी पड़ेगी। वो यदि अनुमत करते हैं तो अपनी क्षेत्रीय भाषा के अंदर भी वो भाषण दे सकते हैं, अभिभाषण दे सकते हैं। यही स्थिति राज्य विधानमंडलों के संदर्भ में है। जैसे विधानसभा अध्यक्ष जो है यदि मान्य करे तो कोई सदस्य अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी बोल सकता है, क्षेत्रीय भाषा में बोल सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि कई बार तो वैसे ही ये परंपरा टूटती हुई देखते हैं, हिंदी ठोकते हैं, बीच में मारवाड़ी का चुटकुला ठोक देते हैं एक, है ना। तो राजस्थान की राजभाषा कौन सी है, राजस्थानी या हिंदी, हिंदी है ना, पक्का हिंदी है, राजस्थानी नहीं। राजस्थान में मान्यता ही नहीं मिली है। हाँ, राजभाषा लिखो। राजभाषा से तात्पर्य, राजभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है, उस भाषा से है जिसमें जिसमें राज्य या शासन जिसमें राज्य या शासन शासन राज कार्य करता है, राज कार्य करता है, राज कार्य करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं राज्य या शासन राजकीय प्रयोजनों, राजकीय प्रयोजनों के लिए या राजकार्य के लिए जिस भाषा का प्रयोग करता है, जिस भाषा का प्रयोग करता है उसे राजभाषा कहते हैं।
भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि, और राज्य की लिपि कौन सी है? लिपि देवनागरी है, लिपि देवनागरी है। हिंदी के साथ ये भी लिखना नोट, हिंदी के साथ अंग्रेजी का सह राजभाषा के रूप में, सह राजभाषा के रूप में प्रयोग आदिनांक जारी है। आदिनांक मतलब आज दिनांक तक, आदिनांक जारी है। दिनांक सही लिखा कि मैंने, या चंद्र बिंदु लगाऊंगा? सही है क्या? क्या चंद्र बिंदु लगेगा? किस किस को लगता है कि इसमें चंद्र बिंदु लगेगा? किसी के दिमाग में तो आया होगा, या सबको ऐसे लिखा जाता है क्या दिनांक? दिमाग में आया था क्या? आता है क्या? इसका ये दिक्कत आती है क्या आपको कहीं भी, चंद्र बिंदु कहाँ लगेगा, बिंदु कहाँ लगेगा? आती है दिक्कत? है कई बार आ जाती है ना। तो इसका सीधा सा नियम है, दो तीन नियम ही है साधारण, कभी गलती नहीं करोगे। एक तो ध्यान रखना, तत्सम शब्द में किसी में चंद्र बिंदु नहीं लगता। क्या नहीं लगता? और दिनांक, दिन और अंक संधि विच्छेद करके देख लिया करो। दिन और अंक के योग से बनाए क्या? ए की संधि आ बन गया, लेकिन चंद्र बिंदु थोड़ी बनेगा, ये तो अनुस्वार ही रहेगा। और अंक होता है, अंक होता है क्या? चंद्र बिंदु नहीं होता, अनुस्वार ही होता है ना। और अंक क्योंकि तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है अंक, है ना। तो संस्कृत में चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं है, कभी देखा क्या? अनुस्वार ही है वहां पर। दूसरी बात रही, तद्भव शब्दों के साथ में चंद्र बिंदु का प्रयोग कहां होगा, अनुस्वार का प्रयोग कहां होगा? अनुस्वार ऐसी ध्वनि जिसका प्रयोग केवल नाक से होता है, उच्चारण किससे होता है? और चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक का प्रयोग नाक और मुंह दोनों से होता है। तो दो मार्गों से होकर हवा बाहर निकलेगी तो उसमें समय कम लगेगा, ज्यादा लगेगा? ज्यादा लगेगा ना। अनुस्वार को तो सीधे नासिका से उच्चारित होना है, जबकि नाक और मुख दोनों से ध्वनि का निकलना, फिर समय अधिक लगेगा। तो जिन जिन वर्णों का उच्चारण दीर्घ हो, लंबा हो, वहां चंद्र बिंदु, जैसे गांव, गांव, है ना, बांधना या बांधना, यहां चंद्र बिंदु का प्रयोग। पांच, पांच उच्चारण लंबा है ना, पांच। अब कई इसका इसका तात्पर्य कई ये भी लोग ले लेते हैं कि जहां आ आएगा वहां चंद्र बिंदु, और ए आएगा वहां पर अनुस्वार। जैसे उदाहरण के लिए मैं देखूं, पंच कहते, पंच तो अनुस्वार लग गया जी, और पांच चंद्र बिंदु लग गया। लेकिन पंच संस्कृत का शब्द है और पांच तद्भव है, ये भी देखो। अब देखो तुम इधर, सही है गलत है बताओ तुम? सही है या गलत है ये? किस किस को लगता है सही है? सिर मत कुछ रो, बताओ किस किस को लगता है ये? जल्दी बताओ सही। ईमानदार से हाथ ऊपर करो, अपने ही है, देख मैं देखूं तो सही कितने गलत बता रहे हैं। किस किस को सही लगता है ये बताओ? अरे देखूं तो सही कितने गलत बता रहे हैं, किस किस को सही लगता है ये? और गलत किस किस को लगता है ये, कि ये गलत है, किस किस को लगता है? तो तुम चार जो है ना वो ही सही हो, बाकी सारे गलत है। उच्चारण करो इसका, उच्चारण करो।
ना, ये उच्चारण है ही नहीं इसका, जो लिखा है वही उच्चारित होना चाहिए। ये है अंधेरा, और जबकि होता क्या है, अंधेरा। ऐसे दह पर जाने में समय लग रहा है, समय लग रहा है, चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा, है ना। अब देखो तुम, ये किसको गलत लग रहा है, नीचे वाला गलत है क्या, ये क्या, ये सही है, क्योंकि ये इसका उच्चारण अंधा ही होता है ना, कि अंधा, है ना। तो ये दोनों सही हैं। अब देखो, ये सही है क्या, या चंद्र बिंदु लगेगा, मैं लिख के छोड़ देता हूं, आप बताओ कौन सा सही है, ये ना, क्योंकि ये संस्कृत में इक प्रत्यय के योग से बना है, संस्कृत, और संस्कृत तत्सम शब्द है, उसमें अनुस्वार ही लगता है। इसको कई बोलते हैं सांस्कृतिक, गलत है, ये सांस्कृतिक ही है, और यही सही है, सांस्कृतिक न कि सांस्कृतिक। सांस्कृतिक, स को अल्प है, ये आधा है तो आधा ही बोले, सांस्कृतिक न कि सांस्कृतिक, ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। अब लिखो तुम, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया, और इसमें इस विषय पर सर्वाधिक बहस हुई। प्रश्न पूछा जाए कि किस विषय पर सर्वाधिक बैठकों का आयोजन हुआ, तो राजभाषा संबंधी मुद्दे पर हुआ। और आप इसमें लिख लीजिए, संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा, संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा राजभाषा संबंधी मुद्दे पर राजभाषा संबंधी मुद्दे पर सर्वाधिक बहस की गई, सर्वाधिक बहस की गई। हिंदी और उर्दू, हिंदी और उर्दू, उर्दू भाषा में मतभेद होने से, उर्दू भाषा के विषय पर लिखना, हिंदी और उर्दू भाषा के विषय पर, विषय पर मतभेद होने पर, मतभेद होने पर मतभेद होने पर वोटिंग की गई, जिसमें एक मत से हिंदी विजयी रही, जिसमें एक मत से हिंदी विजयी रही। हाँ जी, उर्दू यही है, हिंदुस्तानी उर्दू यही है।
हिंदुस्तानी का स्वरूप थोड़ा सा अलग था। हिंदुस्तानी की बात कर रहे हो ना आप। हिंदुस्तानी तो लिपि जिसकी क्या थी, देवनागरी, और भाषा उर्दू। तो भाषा तो उर्दू ही है ना। तो हिंदी और उर्दू में मतभेद हुआ, और अंग्रेजी की संख्या कम थी तो वो वैसे किनारे लग गई थी, है ना। लेकिन चालाकी खेल ली आखिर में। इसका काम तो ऐसे कर दिया वोटिंग के जरिए कि इसको बाहर निकाल दिया। और अंग्रेजी का प्रयोग फिर इसलिए रख दिया गया कि भाई जब तक हिंदी का ज्ञान ही नहीं हुआ तब तक कैसे काम चलाएंगे। तो अंग्रेजी को 15 वर्षों के लिए छूट दे दी, लेकिन वो छूट आज भी बनी हुई है। हिंदी के साथ कुछ उपबंध करके संविधान लागू होने की 15 वर्ष की अवधि तक, संविधान लागू होने से 15 वर्ष की अवधि तक अवधि तक अंग्रेजी को भी, अंग्रेजी को भी सह राजभाषा के रूप में, सह राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 120, 210 तथा 343 से 351 तक। 351 में तो ये है कि संघ जो है वो हिंदी को, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काम करेगा। किसके लिए? हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। लेकिन कालांतर में देखने में ये आया कि जहां जहां हिंदी राजभाषा है वहां पर भी सरकारें जो है वो हिंदी का पतन करने में लगी हुई है। जगह जगह इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिए। 8वीं तक वो बच्चे बेचारे पढ़े, 7वीं तक हिंदी मीडियम में, फिर उनको जबरदस्ती ठूंसा गया इंग्लिश मीडियम में। न वो गधे रहे और न घोड़े रहे, क्योंकि पढ़ाने वाले भी हिंदी मीडियम के, पढ़ने वाले भी हिंदी मीडियम के, और ठप्पा लग गया इंग्लिश मीडियम का। तो कैसे हो, कैसे हो? भाई जब जब है ही पानी, क्या पानी में चावल डाल के खीर बनाई जा सकती है? नहीं बनाई जा सकती। वो स्थिति है, वो स्थिति हो गई। तो अनुच्छेद 120, 210 तथा 343 से लेकर के 351 तक किए गए हैं। ठीक है, अब आप एक एक अनुच्छेद हम पढ़ेंगे, किसमें क्या है, प्रश्न आएगा इसमें से। ये थोड़े से ही हैं बस। कितने हैं? हैं 11 ही तो हैं, 11 ही तो हैं। अनुच्छेद 120, संसद में, संसद की भाषा लिख लेना। संसद की राजभाषा के संबंध में क्या प्रावधान है?
कि संसद में सदस्यों द्वारा हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। दूसरी इसमें प्रमुख बात क्या थी? किसी सदस्य द्वारा मांग किए जाने पर लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के द्वारा उसे अपनी क्षेत्रीय भाषा या अन्य भाषा में या मातृभाषा में बोलने के लिए अनुमत किया जा सकेगा। बोलने के लिए या संबोधित करने के लिए कह सकते हैं, बोलने के लिए अनुमत किया जा सकेगा। तीसरी इसमें प्रमुख बात थी कि संविधान लागू होने की तिथि से पंद्रह वर्ष की अवधि के पश्चात उपबंध करके का मतलब है कानून बना करके। कोई उपबंध करके का मतलब क्या है? कोई कानून बना करके, सरकार चाहे तो कानून बना करके, या अंग्रेजी शब्द का प्रयोग विलोपित किया जा सकेगा। उपबंध करके तो हमने पढ़ा है ना कि हिंदी भाषा, हिंदी या अंग्रेजी, है ना, तो कानून बना करके या अंग्रेजी शब्द को विलोपित किया जा सकेगा। इसका मतलब क्या है कि अंग्रेजी को जो राजभाषा का दर्जा दिया गया है उसको हटाया जा सकेगा। उपबंध करके या अंग्रेजी शब्द का प्रयोग विलोपित किया जा सकेगा। दूसरा है अनुच्छेद 210। ये किस संदर्भ में है? राज्य विधान मंडलों की भाषा के संदर्भ में। और इसमें क्या कहा गया कि राज्य विधान मंडलों के सदस्यों के द्वारा
हिंदी या अंग्रेजी में संबोधन दिया जा सकेगा, किंतु किसी सदस्य द्वारा चाहे जाने पर या मांग किए जाने पर विधानमंडल के अध्यक्ष के द्वारा जो है उसे उस भाषा के लिए अनुमत किया जा सकेगा। और वही बात है कि संविधान लागू होने के बाद 15 वर्ष की अवधि बीत जाने के पश्चात जो है उपबंध करके या अंग्रेजी शब्द को विलोपित किया जा सकेगा। सेम बात है। थोड़ी सी बात याद रखनी है कि 120 तो किससे संदर्भित था, संसद से संबंधित, और 210 जो है विधानमंडल या विधानसभा के लिए, है ना। तो आप इसमें लिखिए कि राज्य विधानमंडलों की भाषा, राज्य विधानमंडलों की भाषा हिंदी या अंग्रेजी रहेगी। हिंदी या अंग्रेजी, अर्थात वो विधानमंडलों की कार्रवाई किस भाषा में होगी, हिंदी या अंग्रेजी, हिंदी या अंग्रेजी रहेगी। किंतु किसी सदस्य के द्वारा, 2 नंबर बिंदु लिखो, किंतु किसी सदस्य के द्वारा चाहे जाने पर, चाहे जाने पर विधानमंडल में 2 प्रकार की श्रेणियां हैं, एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद है ना। हमारे यहाँ क्या है, एक सत्रीय है, एक 2 स्तरीय है, 1 स्तरीय है ना। तो विधानसभा है केवल, योजना तो चल रही है विधान परिषद की भी, है ना। तो इसमें आप लिखिए कि सदस्य द्वारा चाहे जाने पर राज्य विधानसभा अध्यक्ष, राज्य विधानसभा अध्यक्ष या विधान परिषद के सभापति के द्वारा, सभापति के द्वारा यथासंभव उस सदस्य को अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में संबोधन हेतु, संबोधन हेतु, संबोधन हेतु अनुमत किया जा सकेगा, अनुमत किया जा सकेगा। और तीसरा वही बिंदु है, तीसरा बिंदु क्या है इसमें, संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद विधि द्वारा उपबंध करके या अंग्रेजी शब्द का प्रयोग, या अंग्रेजी शब्द का प्रयोग विलोपित किया जा सकेगा, विलोपित किया जा सकेगा, यानी केवल हिंदी को ही राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा। ये थे अपने 2 शेष, हम कल पढ़ते हैं, कल ये कंप्लीट हो जाएंगे। और कल तीसरा टॉपिक, अंतिम टॉपिक है भाषा से संबंधित, वो है लिपि सुधार आंदोलन, वो शुरू हो जाएगा।